गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, जीव विज्ञान का परिचय। इसमें आज ये छठा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर्स दे चुका हूँ इस सीरीज पर, जिसमें हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को और पिछले वाले लेक्चर में हमने जाना बायोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिकों के योगदान। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे फिर से एक बार जो साइंटिस्ट हमारे रह गए थे पिछले टर्म पर, हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने कब और क्या किया है हमारी बायोलॉजी की फील्ड में। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ नीट के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी की किसी भी फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, किसी मेडिकल फील्ड में, इसके अलावा पीसीएस, आईएएस या कोई भी अदर एग्जाम आप देने वाले हो, तो उसमें बेसिक्स के तौर पर जो बायोलॉजी पूछी जाती है वहां पर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन बायोलॉजी। इसका मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों का, कहां? इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिकों का परिचय। आज जो नंबर 1 पर हमने नाम लिखा हुआ है वो है 1866 में इनका एक कंट्रीब्यूशन आपको बताया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, हम सभी इनके नाम से परिचित हैं हाई स्कूल की क्लास से ही, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के अपने नियम दिए, जिन्हें हम मेंडल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेंडल का। पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल। 1866 में इन्होंने अपने नियम दिए जो कि संबंधित थे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता से। इन्होंने बताया कि किस तरीके से माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मटर के पौधे पर था, जिसे हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, गार्डन पी, और वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो इतनी जानकारी आपको इनके बारे में जरूर पता होनी चाहिए। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने अपने रूल्स दिए, अपने लॉज दिए, और उसके बाद इन्हें बताया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी ये आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की जेनेटिक्स की। अगला नाम हमारा है स्टूडेंट्स लुई पॉस्चर। अब जो लुईस पॉस्चर थे, डेवलपमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन। इन्होंने क्या किया? रेबीज एक प्रकार का, आपको पता है कि ये वायरस होता है और कुत्ते के काटने से ये वायरस मनुष्य की बॉडी में पहुंच जाता है। इसके लिए जो टीका बनाया गया रेबीज का, पहला टीका, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लुईस पॉस्चर के द्वारा। कब? 1855। तो ये 2 नाम यहां पर मैंने लिखे। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं अगला नाम जो है वो है डी इवानोव्स्की। ये जो डी इवानोव्स्की थे, इन्होंने एविडेंस ऑफ वायरस कॉजिंग टोबैको मोज़ेक डिजीज। अब आइए इसको जानते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तंबाकू यानी कि टोबैको। तो सपोज करिए कि ये टोबैको यानी तंबाकू की एक पत्ती मैंने बना दी, और इस पत्ती पर कुछ इस तरीके से डॉट डॉट पीले हरे, गहरे लाल, पीले हरे और ब्लू टाइप के हल्के से पैचेस दिखाई पड़ते हैं। यानी ये जो पत्ती है, ये जो प्लांट है, ये इन्फेक्टेड हो गया एक वायरस से। इन्होंने वायरस की खोज की और पता चला कि जो वायरस था उस वायरस का नाम रखा गया टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो तंबाकू की पत्ती पर एक बीमारी लग रही है जिसको कह रहे हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। और टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में जो एविडेंस है, प्रमाण है, वो किसने दिया है? इन्होंने, यानी कि डी इवानोव्स्की ने, एविडेंस ऑफ वायरस कॉजिंग टोबैको मोज़ेक डिजीज। एक तरीके से टीएमडी की खोज इन्होंने ही की, जो कि तंबाकू की पत्ती पर लगने वाली बीमारी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला नाम जो हमारा है वो है 1898 में सी गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी इनका पूरा नाम था। इन्होंने किया डिस्कवरी ऑफ गाल्जी बॉडी। अब ये क्या चीज है? आप सबने पढ़ा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो, इन सेल्स में न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गाल्जी बॉडी, जो मैंने रेड कलर से बताया। तो ये गाल्जी बॉडी है जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में मैं आगे वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो ये जो गाल्जी बॉडी है, इसकी खोज सबसे पहले 1898 में की गई है। किसके द्वारा? कैमिलो गॉल्जी के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ गाल्जी बॉडी। ये आपको अगला नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है 1901 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉरलैंड स्टिंगर। और कॉरलैंड स्टिंगर ने क्या किया है? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। मनुष्य को पहले ये नहीं पता था कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं।
1901 से पहले जब किसी को चोट लगती थी, इंजरी होती थी, तो किसी का भी ब्लड अगर उसको चढ़ा दिया जाता तो कई बार कई केसेस में वो बच जाता था अगर ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो, और कई बार कई केसेस में उसकी जान भी चली जाती थी, क्योंकि तब हमें ये पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप्स भी कोई चीज होती है। और जब हमें ये पता चल गया 1901 में कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी और ओ, तो इस आधार पर हमने ब्लड का ट्रांसफ्यूजन शुरू किया, और जिसके बाद हम किसी भी पेशेंट को बचा सकते हैं जिसकी बॉडी के अंदर भी ब्लड की कमी हो गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई है, कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई 1901 में, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। और आप ये नाम बिल्कुल याद कर लें। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो जो होता है वो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही होता है, इसे आप किसी का ब्लड दे सकते हैं चोट लगने पर। तो ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ब्लड ग्रुप से जरूर पूछे जाते हैं अक्सर, इन्हें भी आपको जानना था। अगला नाम 1901, फिर से एक बार 1901 में दूसरा नाम मैंने लिया, ह्यूगो डिब्रीज। अभी जो ह्यूगो डिब्रीज है इन्होंने क्या किया था? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वैसे तो यहाँ पर इतनी डिटेल में इवोल्यूशन नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर इवोल्यूशन के टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। इवोल्यूशन का मतलब होता है पृथ्वी पर जीवों का विकास। किस तरीके से ये पृथ्वी बनी, कैसे इस पर जीवन आया, कैसे धीरे धीरे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय यानी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए यहाँ पर, ये पूरा जो विकास का क्रम है इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन के बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डार्विनवाद, डार्विन के द्वारा दिया गया। दूसरा एक है लैमार्कवाद, जो लैमार्क ने दिया है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्परिवर्तनवाद की, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी। तो ये म्यूटेशन थ्योरी जो है वो किसने दी है? ह्यूगो डिब्रीज ने। इन्होंने कहा कि जीवधारियों में अचानक से उनके जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, और इस सिद्धांत को कह दिया म्यूटेशन थ्योरी। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आपने नाम याद किया, ह्यूगो डिब्रीज। तो ह्यूगो डिब्रीज थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी है इवोल्यूशन की, जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। ओके, अगला नाम फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण नाम आ गया, ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स का बहुत पूछा जाता है। नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और 1929 में इन्होंने एक बहुत महान डिस्कवरी की। वो क्या थी? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन क्या होती है स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती हैं जिनको हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी पर किसी ने बैक्टीरिया ने अटैक किया है, तो उसके लिए जो दवाई हम देंगे वो कहेंगे एंटीबायोटिक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक कवक ढूंढा, एक फंगाई, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इन्होंने इस दवाई को तैयार किया जिसका नाम रखा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एक फंगाई यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगाई से हमें प्राप्त होती है। और ये किसने प्राप्त करके दिखाई? सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगला नाम है 1932 में एक साइंटिस्ट एक्चुअली एक साथ में थे, एम नॉल एंड ई रस्का। नॉल एंड रस्का इन्होंने क्या किया? इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? मेरे पास भी एक माइक्रोस्कोप है, मैं आपको दिखाता हूं, बट दिस वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इससे हम किसी वस्तु को लगभग 500 से 600 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यहां पर रखकर यहां से देखा जाता है। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, अगर हम इससे बड़ी कोई चीज देखना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को लगभग आप मान लीजिए 1,00,000 गुना बड़ा तक दिखाई पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसको सबसे पहले किसने बनाया है? इन 2 वैज्ञानिकों ने, एम नॉल एंड ई रस्का। जनरली नॉल एंड रस्का बोल दिया जाता है। तो सबसे पहला इन्वेंशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हुआ, जिससे किसी वस्तु को हम बहुत बड़ा करके देख सकते हैं, उसे बनाया इन 2 वैज्ञानिकों ने। कब? 1932। इसके बाद जो हमारा अगला नाम है 1966 में आए डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और हमारे लिए बिल्कुल गर्व की बात है कि ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। इन सभी नामों में एकमात्र इंडियन नाम मैंने यहाँ पर लिया है, तो बिल्कुल हम भारतीयों को इस बात में फक्र होना चाहिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, और ये हमारे भारत देश के पंजाब जो है प्रांत के रहने वाले थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड्स।
आनुवंशिक कोड की खोज की। अब आपके दिमाग में होगा कि आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, तो मैं फिर कह दूं कि ये बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूं, इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है आनुवंशिक कोड पर, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप अगर देखना चाहें तो बिल्कुल वहां से देख सकते हैं। 12th में स्पेशली पढ़ाया जाता है, पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं आपको आनुवंशिक कोड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, कोशिकाओं से। हर सेल के अंदर लगातार प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? डीएनए के द्वारा, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है, वो जैसा प्रोटीन बनवाना चाहता है, उसका मैसेज एक मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए को देता है, और वो मैसेज कुछ कोड्स के फॉर्म में होता है, और उन्हीं कोड्स को हम कहते हैं जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कोड। और ये एमआरएनए बाहर निकल आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और वहां पर डीएनए के कोड के हिसाब से प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो यानी कि अगर ये कोड ना हो तो प्रोटीन हमें नहीं पता चलेगी कौन सी कैसी प्रोटीन बॉडी के अंदर बन रही है। तो इन्होंने बताने की कोशिश की कि शरीर में हमारी सेल्स के अंदर प्रोटीन किस आधार पर बनती है। इनके साथ कुछ अन्य वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इन्होंने डिस्कवरी की है जेनेटिक कोड की। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगला नाम है 1983 में जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम है स्टूडेंट्स लुक मॉन्टेग्नियर। अभी जो लुक मॉन्टेग्नियर थे, इन्होंने किया डिस्कवरी ऑफ एचआईवी। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि ये एक वायरस है जो कि एड्स नामक बीमारी फैलाता है। आप सभी एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स एक जानलेवा बीमारी है और बहुत ही खतरनाक है, जिसके लिए अभी तक कोई टीका वैक्सीन नहीं बन पाई है। ये हमारे इम्यून सिस्टम पर होने वाला एक रोग होता है। अब एक्चुअली इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस पहुंच गया है, एचआईवी भी अपने आप में वायरस ही है, बट जनरली हम लोग बोल देते हैं एचआईवी वायरस। तो एचआईवी अगर किसी की बॉडी में पहुंच जाता है तो वो जाकर सीधे उसके इम्यून सिस्टम पर यानी प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है। वहां पर पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट सेल्स पर अटैक करके उनको अपना निशाना बनाता है। धीरे धीरे वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है और T4 लिम्फोसाइट्स को मारता जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वायरस पूरी तरीके से शरीर पर हावी होकर बहुत सारे T4 लिम्फोसाइट्स को खत्म कर देता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और अलग अलग तरह की बीमारियां, किसी को निमोनिया, किसी को कोई अन्य समस्या और कई सारी बीमारियों से घिरकर इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब इंसान का शरीर पूरी बीमारियों से घिरा है तो उस स्थिति को हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके वायरस की खोज की गई 1983 में लुक मॉन्टेग्नियर के द्वारा। अब लास्ट में जो हम बात बताने जा रहे हैं वो हुई है 1997 में, यानी कि 1997 में। और 1997 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था इयान विल्मट। अभी इयान विल्मट ने क्या किया, इन्होंने डॉली, अभी डॉली कौन थी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। जैसा आपको पता होगा कि मनुष्य के या किसी भी एनिमल के क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। साइंस अब इतनी डेवलप हो चुकी है कि किसी की बॉडी से एक सिंगल सेल लेकर उसका पूरा क्लोन, उसका एक प्रतिरूप तैयार कर सकती है। तो क्लोन बनाने का काम सबसे पहला, कि इंसानों पर ये अलाउड नहीं है लेकिन एनिमल्स पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो 1997 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था इयान विल्मट। इन्होंने क्लोन डॉली, एक भेड़ यानी शीप को बनाया जिसका नाम रखा गया डॉली। द मोस्ट फेमस शीप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे फेमस ये शीप है जिसका नाम क्या है? डॉली। और फ्रॉम एन एडल्ट, और वो कहां से बनाया? उसके एडल्ट से। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये डॉली का पिक्चर है और डॉली के साथ में जो उसका बेटा भी हुआ है जिसका नाम है बोनी। तो डॉली और बोनी ये दोनों का इमेज है और इनको सबसे पहले किसने बनाया है? इयान विल्मट ने। तो ये काफी फेमस नाम है डॉली। आप बिल्कुल याद रखें कि पहला क्लोन किसका तैयार किया गया? एक शीप थी जिसका नाम था डॉली। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन सारी बातों को बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ये नाम, ताकि आप बिल्कुल इन्हें अच्छे से याद कर लें। 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल आए जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। 1855 में आए लुई पास्चर जिन्होंने रेबीज की वैक्सीन की खोज की। 1892 में डी इवानोव्स्की, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज का पता लगाया और उसके वायरस के बारे में बताया। इसके बाद 1898 में आए कैमिलो गोल्जी जिन्होंने हमारी सेल के अंदर पता किया किसको? गाल्जी बॉडी को। उसके बाद 1901 में आए कार्ल स्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की और बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फिर 1901 में ही एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने इवोल्यूशन की एक महत्वपूर्ण थ्योरी दी जिसको कहा गया म्यूटेशन थ्योरी या फिर उत्परिवर्तनवाद।
फिर आए 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से एक एंटीबायोटिक तैयार की जिसको कहा गया पेनिसिलिन, जो कि आज भी कई जगह पर कई बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। फिर आए दो साइंटिस्ट 1932 में, नॉल एंड रस्का, जिन्होंने पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। फिर 1966 में हमारे इंडियन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इन्होंने जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कोड की खोज की जिनके आधार पर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। फिर आए 1983 में लुक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने HIV वायरस को खोजा जो कि एड्स नामक बीमारी फैलाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया 1997 में इयान विल्मट के बारे में, जिन्होंने दुनिया का पहला क्लोन तैयार किया जो कि एक शीप का था जिसका नाम था डॉली। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे नाम आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपने ये भी जान लिया होगा। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट की सीरीज मैंने पूरी कर दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में आप और क्या जानना चाहते हैं। वैसे मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है इसके बाद भी, लेकिन अगर आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।